सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। पेशे से मैं डॉक्टर हूं। बहुत अच्छा काम नहीं है हम लोगों का। बीमारों के साथ रहते हैं, बीमारियों के साथ रहते हैं। पैसे थोड़े बहुत कमा लेते हैं हम लोग, वो अच्छी चीज है। इसीलिए अक्सर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि हम लोग फेल क्यों होते हैं। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, फिर भी ऐसा कर क्यों नहीं पाते। इसी टॉपिक पर अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चीज खोजी। खोजी मतलब मैं खोज रहा था अपने बारे में कि मैं कैसे और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं। मेरे पिताजी इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट थे वो। यूपी बोर्ड के टॉपर थे आज से 20 साल पहले। 25 नहीं, 20 नहीं, सॉरी, 30 40 40 40 45 साल पहले। और एक बार उनका इंटरव्यू हुआ। उनकी उम्र बहुत कम थी, तो बीएचयू में इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला उनको, तो उन्होंने डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा करने के बाद एक इंटरव्यू हो रहा था कहीं पर, भर्ती हो रही थी बच्चों की, बीई वालों की, जो इंजीनियरिंग की डिग्री जिसके पास थी उनकी। हेलो, हाँ। सो कहीं गांव में भर्ती हो रही थी, ढेर सारे लोगों को बुलाया गया था, करीब 400-500 बच्चे आए थे उसमें, और सबके सब डिग्री होल्डर थे जिसके पास बीई बैचलर की डिग्री थी। और पिताजी बताते हैं मैं छोटा सा नाटा सा था, कमजोर सा, और मैं ही अकेला था जिसके पास बैचलर की डिग्री नहीं थी, डिप्लोमा थी। पता है आपको ना, डिप्लोमा छोटा होता है, बैचलर बड़ा होता है। डिप्लोमा 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का होता है, शायद 2 साल का होता है, और जो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है। ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे एमबीबीएस डिग्री है, बीएड डिग्री है बैचलर, और जो डिप्लोमा होते हैं वो थोड़े छोटे माने जाते हैं। तो बोलते हैं मेरे पास बैचलर की डिग्री नहीं थी, डिप्लोमा था। और शुरू में तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग एक एक करके लोगों को बुला रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद उन्होंने ग्रुप में बुलाना शुरू कर दिया, 10-10, 12-12, 15-15। तो मेरा नंबर सबसे आखिरी में आया। बड़ा बेकार होता है आखिरी में नंबर जब आता है ना, वाइवा। टीचर भी परेशान होता है, बोर हो चुका रहता है, और फटाफट फटाफट सवाल वाल पूछ करके आपको भगाता है। तो बताते हैं कि लास्ट बैच में मुझे बुलाया गया, और सबसे छोटी हाइट मेरी थी, तो सबसे कोने की कुर्सी मुझे मिली। सवाल पूछा गया था, व्हाट इज वे ब्रिज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सवाल रहा, वे ब्रिज क्या है। आपको पता है वे ब्रिज क्या है? नाम सुना है? किसी के पापा ट्रांसपोर्ट में हैं? तो सबसे पूछा, सबने बोला वे मतलब वजन करना, नहीं सॉरी, वे मतलब रास्ता। तो और ब्रिज, भाई ब्रिज, तो एक से पूछा, उसने कहा वे ब्रिज मतलब जो ब्रिज वाला रास्ता। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, और जब पिताजी के पास आया तो बोलते हैं सर वे ब्रिज मतलब होता है जो ट्रक होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक, मालगाड़ी, उसको वजन करने का जो जगह होता है उसको वे ब्रिज बोलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तो गुलाब चंद्र शुक्ला। क्या पढ़े हो? सर डिप्लोमा किए हैं। ये सब बेवकूफ हैं? तुम अकेले समझदार हो? क्यों भाई, वे ब्रिज मतलब क्या होता है? सबने कहा सर वही ब्रिज। उन्होंने पूछा बेटा ऐसा है, ये जो नौकरी है ना, इन्हीं जैसे निकम्मों के लिए है, तुम जिंदगी में कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर लोगे। ये सब निकम्मे लोग हैं, डिग्री पा चुके हैं, और इनको ये भी नहीं मालूम वे ब्रिज क्या होता है। वे ब्रिज वही होता है, ट्रक जहां पर लोड। मेरे पिताजी बाद में उनको जॉब लगी बंबई में, बंबई से फिर विदेश चले गए, और 32 साल से विदेश में है वो। उनकी बड़ी अच्छी नौकरी है, 1 साल नौकरी, 1 साल छुट्टी, सॉरी 1 महीने छुट्टी, 1 महीने नौकरी, आने जाने का भाड़ा हवाई जहाज का, और दोनों छुट्टी का भी पैसा मिलता है और काम का भी पैसा मिलता है। तो 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने छुट्टी होती है। लेकिन पापा बोलते हैं कि जो 6 महीने मैं घर पे रहता हूं उसमें ज्यादा काम करता हूं, मेरी बीवी मतलब मेरी मम्मी उनसे ज्यादा काम कराती है, बजाय ऑफिस में तो नौकर चाकर है,
बोल दिया सबको काम करो। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, पापा आप इतने जीनियस इंटेलिजेंट हैं, बल्कि उस समय तो मैंने बोला थे, बोलते थे मतलब हैं, आप हैं, तो आपने अपना बिजनेस क्यों नहीं किया? आपने अपना कोई बड़ा बिजनेस किया होता। तो बोलते हैं बेटा ट्राई तो किया था। उन्होंने बिजनेस ट्राई किए, 2-4 बिजनेस ट्राई किए थे, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत बड़े नहीं हो पाए। ये चीज मेरा सवाल था कि ऐसा क्यों होता है कि हम सबके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कुछ काम करने का और उसमें आगे बढ़ने का, लेकिन हम सब नहीं कर पाते। हम लोग भी अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर जिस तरह से चाहते हैं जो सक्सेस, वो नहीं ले पाते। 80 वाला 90 चाहता है, 90 वाला 100 चाहता है, 40 वाला 40 वाला भी 50 चाहता है, लेकिन होता क्यों नहीं वो चीज? उसका जवाब मुझे एक तो इन भाई साहब ने दिया और एक इन भाई साहब ने। इन दोनों को मैं भाई साहब बोल रहा हूं, पता है क्यों? मैं भाई साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुक्स जिंदा चीजें होती हैं। आपको लगता होगा मरी हुई चीज है, ये आप लोग करते भी होंगे ऐसा। टीचरों को तो ऐसे हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मस्का मार सकें, और शायद किसी के गलती से मुंह से आशीर्वाद निकल जाए तो नंबर अच्छे आ जाएं। लेकिन किताबों को ऐसा जो करते हैं वो सब डर के मारे करते हैं, कहीं सरस्वती मैया नाराज ना हो जाएं, है ना? लेकिन ये जिंदा लोग हैं, क्योंकि जब मुझे कोई क्वेश्चन होता है और मैं इनको पढ़ता हूं, एग्जाम के लिए नहीं, मैंने किताबें छोड़ दी हैं पढ़ना एग्जाम के लिए, मैंने एग्जाम सब पास कर लिए। अब ये लोग मेरे साथ बैठ के बात करते हैं, इनसे मैं सवाल पूछता हूं, ये जवाब देते हैं। तो इन दोनों ने मेरे उस सवाल का जवाब दिया। किस सवाल का? कि हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं। जैसे इसमें ये है, हाउ माइटी फॉल, बड़े बड़े लोग कैसे फेल होते हैं। इसमें ऐसी कंपनियों के बारे में बताया गया है जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कैसे खत्म होती हैं। और इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे दिमाग कैसे काम करता है। तो इसमें से मैं आपको 10-15 मिनट में कुछ चीजें बताऊंगा। पहले कौन सा बताऊं, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। कितने लोग चाहते हैं कि छोटी काली बुक पढ़ें, और कितने लोग चाहते हैं कि बड़ी? चलिए ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। ये किताब लिखी है मिस्टर डैनियल कानामेन। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, और बड़ी कमाल की चीज ये है कि साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद इनको जो नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज जानते हैं आप? जो पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ी जो प्राइज हो सकती है, नोबेल प्राइज होती है। बताइए किस में मिला होगा? साइकोलॉजी में नोबेल प्राइज नहीं मिला, इनको मिला है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। क्योंकि इनकी जो खोज है उसका जो रिजल्ट देखा गया है वो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा देखा गया है, कि कंपनियां जो बढ़ती हैं और गिरती हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के, वो सब हमारे पैसे रुपए में इनकी साइकोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है। ये बताते हैं कि हमारे माइंड में जो हमारा ब्रेन है, उसमें 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं। 2 सिस्टम काम करते हैं, और ये दोनों सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक मान लीजिए जैसे पंखा और एक लाइट। पंखे का काम ही अलग है। पंखे का काम साल में 8-9 महीने रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन लाइट का काम साल भर रहता है, लेकिन वो दिन में नहीं होता, रात में होता है। दोनों का अलग तरीके से नेचर है। और इनका इन्होंने नाम रखा है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। वेरी गुड। अब सिस्टम 1 क्या है? आप लोग हंस क्यों रहे भाई? अच्छा, इससे आपको क्या समझ में आता है? और कुछ? मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दूर से दिखाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें छोटी सी एक फोटो है एक मैडम की, और वो ऐसे कर रही हैं।
बोलता है योर एक्सपीरियंस एज यू लुक एट द वुमेन्स फेस सीमलेसली कंबाइंस व्हाट वी नॉर्मली कॉल सीइंग एंड इंट्यूटिव थिंकिंग। आप जब इस पिक्चर को देख रहे हैं या जब आप मेरी शक्ल को देख रहे हैं तो आपका माइंड क्या कर रहा है पता है? वो इंट्यूटिव थिंकिंग को, आपकी सोच को बिना आपके जाने कंबाइन कर रहा है। आप नहीं जानते फिर भी आप एक डिसीजन ले रहे हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। सर गुस्से में बॉस, ये इनके पास जाना ठीक नहीं है अभी। और शायद एज श्योरली एंड क्विकली एज यू सॉ दैट यंग वुमेन्स हेयर इज डार्क, यू न्यू शी इज एंग्री। आपको पता चल गया कि इसके बाल काले हैं लेकिन इसका दिमाग गर्म है। फर्दर मोर वॉट यू सॉ एक्सटेंडेड इनटू फ्यूचर। इसके अलावा कुछ चीजें आपने भविष्य की भी समझ ली। जैसे यू सेंस्ड दैट दिस वुमेन इज अबाउट टू से सम वेरी अनकाइंड वर्ड्स। ये औरत कुछ ऐसी बातें बोलने वाली है जो बहुत अनकाइंड हैं, कोई गाली गलौज करने वाली है। A premonition of what she was going to do next came to the mind automatically and effortlessly. Premonition जानते हैं क्या होता है? एक बहुत पहले पुरानी पिक्चर आई थी, माधुरी दीक्षित थी उसमें उसमें उसकी बड़ी बहन को एक हीरो ने मारकर दीवार में चुनवा दिया था और माधुरी दीक्षित को इस चीज का पूर्वाभास होता था। उसको सपने में पता चलता था कि मेरी बहन कहीं फंसी है। तो प्रीमोनिशन मतलब, वेरी गुड, इसी को बोलते हैं सिस्टम 1। सिस्टम 1 प्रीमोनिशन करता है, अंदाजे लगाता है फ्यूचर का बिना हमारे जाने। अ प्रीमोनिशन ऑफ व्हाट शी वाज गोइंग टू डू नेक्स्ट। और आपको आइडिया हो जाता है मैडम अब जो है ना, अब देखना गाली देने वाली हैं, अब मारने वाली हैं, इनके पास हमारा पर्चा गया मतलब हम फेल। कैसे मालूम आपको? इसको बोलते हैं एक तरह का प्रीमोनिशन। ये हमेशा सच नहीं होता बट हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कर लेता है। What you did not intend to assess her mood, yet you did not attempt to assess her mood or anticipate what she might do, and your reaction to the picture did not have the feel of something you did. It just happened to you. It is the instance of fast thinking or system 1 thinking. आप ये सब करना नहीं चाहते थे, आप हंसना चाहते थे। कौन कौन हंसना चाहता था जब मैंने, अरे फिर से हंस रही है। मैं चाहता हूं आप लोग डरें। वो तो हंस भी नहीं रही है, रो भी नहीं रही है। बहन हंस दे, हाँ देख अब हंसी। तो हमारा सिस्टम 1 हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो जबरदस्ती काम कराता रहता है। आप एग्जाम में 100 में से 90 चाहते हैं और आ गए 70, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। ये हम नहीं चाहते पसीने आए, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है। एक बहुत अच्छी स्टूडेंट डॉन बॉस्को में है, वो फेल हो गई। फादर ने बुलाया उसको, 90% वाली स्टूडेंट थी। वो अंदर घुसते घुसते सुबक सुबक, और साथ ही साथ फादर ने एक और बच्चे को बुलाया 1 घंटे बाद। वो हमेशा फेल होता है, उसको भी बुलाया। और वो जब फादर ने बुलाया, उसको पता था, सिस्टम 1 ने बता दिया था अब क्या होने वाला है। वही रोज की 2 बार हो चुका है। और वो अंदर आया। हमारा सिस्टम 1 ऑटोमेटिकली काम करता है बिना जाने बुझे। क्लियर? उसमें बहुत एफर्ट भी नहीं लगता, बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती हम लोगों को, अपने आप काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, क्योंकि हमारे ज्यादातर डिसीजंस हमारा सिस्टम 1 लेता है। जैसे हमारे पापा मम्मी बोलते हैं, या एक बच्चा कल आया मेरे घर पे, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं घर पे, इंग्लिश और मैथ्स वगैरह पढ़ाता हूं। तो बच्चा आया तो उसके पिताजी बोलते हैं, वैसे इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बच्चा बहुत तेज है, नंबर भी अच्छे लाता है। मैंने कहा कितने नंबर लाता है? बोलता है क्लास 2 साल पहले क्लास में 7th में तो इसके 90% आए थे। मैंने कहा अब कितने आए? अब 70% आए हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करे तो फिर 90 ला सकता है।
मैंने कहा कितना मतलब, थोड़ा मतलब कितना, अभी 2 घंटे पढ़ता है तो 2.25 घंटे पढ़ेगा तो 90% आ जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, है तो दिमाग का तेज, ये जो है तो दिमाग का तेज, ये किसने बताया उनको? उनके सिस्टम 1 में। बच्चों को भी ऐसा लगता है, सर मैं बहुत तेज लड़की थी, बस जब से मेरा बॉयफ्रेंड बना है ना तब से खाली नंबर कम आ रहे हैं। नहीं, बहुत से आप बच्चे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन डॉन बॉस्को, चिल्ड्रन एकेडमी, ग्रीनफील्ड, सेंट टेरेसा, नैनीताल में जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आपको केवल मौका नहीं मिला है, आप थोड़े से कंजर्वेटिव फैमिली से हैं। आपके स्कूल में भाई सूट पहनाते हैं, स्कर्ट अगर पहनने का मौका आपको मिले तो आप भी कुछ छोड़ेंगे नहीं, मतलब क्योंकि हम भी वही हैं भाई। आप मुझसे पूछे डॉक्टर साहब आप बहुत समझदार हैं, नहीं भाई, मैं भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना चाहता हूं, जीन्स पहनना चाहता हूं, लैपटॉप पे काम करना चाहता हूं, हम सबके अंदर वही इच्छाएं हैं। तो आपका जो सिस्टम 1 है वो आपसे ज्यादातर डिसीजन लेवाता है। वो बच्चा जो मेरे यहां आया उसको भी लगता है कि बहुत तेज है। ये जो लगना है ना, ये खतरनाक है। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमसे ये ऐसे टारगेट बनवाएगा जो हमारे बस का नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप शादी करके 25 बच्चे पैदा करेंगे? कभी नहीं सोचा। आज से 25 साल पहले भी नहीं होता था ये सब चीज। एट द मोस्ट आपने सोचा होगा शादी वादी करेंगे तो 1 या 2 यही बच्चे माने जाते हैं। जैसे हमारी फैमिली में हमारी वाइफ है और उनको 1 बच्चा है। या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं एक जॉइंट फैमिली बनाऊंगी जिसमें कि मेरे सारे देवर जेठानी और करीब बड़ा सा फैमिली होगा सर, उसमें सास रहेगी, ससुर रहेगा और मेरे देवर रहेंगे, देवरानी रहेंगी, सब बड़ा सा मकान बनाएंगे सर, ऐसा चाहते हैं आप? कौन चाहता है कि बड़ा फैमिली हो उसका? कौन चाहता है उसकी न्यूक्लियर फैमिली हो? हस्बैंड वाइफ, बस। इसमें आप ज्यादा हंस रहे हैं, इसका मतलब आप इससे राजी हैं। खाली राजी ही नहीं है, ये ये ट्रेंड भी है। ये देखा गया है कि ज्यादा अगर शांत लाइफ चाहते हैं आप तो न्यूक्लियर फैमिली में है, पति अपना काम कर रहा है, वाइफ अपना काम कर रही है और आराम से जिंदगी चल रही है, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं। तो आपके जो टारगेट्स बनते हैं वो कौन बनाता है? आपका सिस्टम 1 बनाता है कि सिस्टम 2 बनाता है? सर पहले सिस्टम 2 के बारे में बताइए तो सही, तब तो पता चले सिस्टम 1 बनाता है कि नहीं बनाता। 17 गुणे 24 कितना कितना होता है ये? अब जो आप कर रहे हैं वो सिस्टम 2 है। 17 गुणे 24 लिखा है यहां पे, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। इसमें लिखा है जब 17 गुणे 24 17 इंटू 24, यू न्यू इमीडिएटली दैट दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। आपको फटाफट मालूम पड़ गया कि मल्टीप्लाई का प्रॉब्लम है और शायद आप कर भी लेंगे। थोड़ा टाइम चाहिए, शायद एक पेंसिल कलम मिल जाए तो कर भी लेंगे। ज्यादा तेज बच्चा होगा तो दिमाग में पेंसिल चलाना शुरू कर देगा। यू ऑल्सो हैड सम वेग इंट्यूटिव नॉलेज एंड द रेंज ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स। आपको थोड़ा आइडिया हो गया है 17 और 24। 17 को अगर 10 कर दें तो 10, और 24 को अगर बढ़ाकर 30 कर दें तो करीब 300 के करीब आंसर आएगा। ये भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया है। और आपको ये मालूम पड़ गया कि 12,000 15,000 आंसर आंसर नहीं है, और 25 30 40 50 या 100 भी आंसर नहीं है। एक जनरल आइडिया आ गया आपको। Without spending some time on the problem, however, you would not be certain the answer is not 568। जब तक आप थोड़ा काम नहीं कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं कर लेंगे, हाथ कलम नहीं चला लेंगे, दिमाग नहीं चला लेंगे, तब तक आपको उसका आंसर नहीं आएगा। ये कौन सा सिस्टम है? ट्रू। तो अगर बच्चा 70% पा रहा है और वो कहता है सर वैसे तो मैं बहुत तेज हूं, या उसके पापा बोलते हैं वैसे तो बहुत तेज है, तो सिस्टम 1 से बोल रहा है कि 2 से? वेरी गुड। 2 से बोलेगा तो बोलेगा सर मैं तेज हूं कि नहीं, पाता तो मैं 70% हूं, पढ़ता तो हूं मैं 2 घंटे, 4 घंटे पढ़ने के लिए तो मैंने करीब 200 बार ट्राई किया है, 500 बार तो मैंने टाइम टेबल बनाया है और कभी भी नहीं हो पाया सर वो सब चीज। तो मुझे पक्का नहीं है कि मैं तेज हूं कि मैं कमजोर हूं। अगर ये सिस्टम 1 का यूज करेगा तो, सॉरी सिस्टम 2 का।
ज्यादातर जो लाइफ के डिसीजंस हमारे होने चाहिए वो कहां से होने चाहिए? होने नहीं चाहिए सिस्टम वन से, होने तो चाहिए टू से, लेकिन होता है वन से। सर हमारी शादी तो हमारी मर्जी से होनी चाहिए, लेकिन करता कौन है? पप्पा। है कि नहीं? ऐसा क्यों है? हमारा दिमाग क्यों खराब है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक तरह की अपनी अलग इकोनॉमिक्स का काम होता रहता है। इकोनॉमिक्स समझते हैं क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? मैं आपसे उत्तर नहीं पूछ रहा हूं सवाल का, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये इकोनॉमिक्स करती क्या है, काम क्या है इसका? इकोनॉमिक्स का क्या काम है? इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? अरे तुम बताओ। यस। हाँ, अगर जिसने पहला गलत जवाब दिया उसको मेरी तरफ से एक 5 स्टार चॉकलेट, सही जवाब दिया उसको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, गलत जवाब देना है आज। इकोनॉमिक्स क्या करती है? पीएसपीओ नहीं जानते? हाँ, आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं क्या? ओ तभी तभी, चलिए आपको माफ कर दिया। अच्छा ये बताइए, पंखा क्या करता है? और पापा क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, पैसा लाते हैं। मम्मी क्या करती हैं? दोनों में से ज्यादा पैसे बचाता कौन है, पापा की मम्मी? यही इकोनॉमिक्स का काम है। इकोनॉमिक्स का काम क्या है? पैसे बचाना। इकोनॉमिक्स मतलब मम्मी। क्लियर? कंपनी का इकोनॉमिक्स ठीक करना है, देश की इकोनॉमी ठीक करनी है, मतलब जहां पर पैसे बर्बाद हो रहे हैं उसको वहां से हटाकर जहां पर पैसे आबाद होंगे वहां पर डालना है। क्लियर? ये किसको पता था? पता था? तो हमारी ब्रेन में अपनी खुद की एक इकोनॉमिक्स चलती है। जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप कान में आवाज जा रही है, ये सब एनर्जी है। एनर्जी जाती है ब्रेन में और ब्रेन उस एनर्जी को यूज करके अपना काम करता है। लेकिन वो देखता है जो काम आसान है उसके लिए सिस्टम 2 नहीं यूज करता, उसके लिए सिस्टम 1 यूज करता है और वो ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे बीएड या एमएड या पीएचडी टीचर झाड़ू पोछा नहीं लगाते, वो कम पढ़े लिखे लोग भी लगा सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए 12वीं पास, कोई बात नहीं, कर सकता है काम। तो वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया है हमारे ब्रेन ने। ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं डिसाइड करेगा और नीचे यहां पर कहीं स्पाइनल कॉर्ड में वो सारा काम हो जाएगा। जैसे शुरू शुरू में जब आप साइकिल चलाते हैं, एकदम शुरू शुरू में, तो आपका कौन सा सिस्टम यूज होता है, 1 की 2? कौन कौन बोलता है 1? पहली बार जब आप साइकिल चलाते हैं, पहली बार मेहनत करनी पड़ती है सिस्टम। अच्छा मैं आपको पहले ही बताता हूं दोनों के अलग अलग लक्षण क्या है। सिस्टम 1 में कोई भी, चलो सिस्टम 1 का मतलब है, आपको मैं आसान कर देता हूं, डॉक्टर आशीष। सिस्टम 1 मतलब आशीष सर, और सिस्टम 2 मतलब रिंपी मैडम, मेरी वाइफ। और देखेंगे आप, है भी ऐसा। सिस्टम 1 बिना सोचे समझे काम करता है, फटाफट करता है, कोई मेहनत नहीं करता उसमें। और सिस्टम 2 मतलब मैडम हर चीज सोच समझ के करती हैं, पैसे का हिसाब किताब लगाती हैं, और एक डिसीजन को लेने से पहले 1 हफ्ते तक उसको खींचती रहेंगी। टीवी खरीदना है, नहीं नहीं खरीदना है, नहीं हाँ पहले डिसाइड करेंगी। अरे पहले कपड़े बनवा लो बच्चों के, पहले फीस भर लो, उसके बाद पहले अचार के लिए तेल ले आओ, फिर साबुन ले आओ, फिर आटा ले आओ, जब सब पैसा वैसा खत्म हो गया तब टीवी ले आओ। आप क्या टीवी खा पाएगी? हमारा सिस्टम 1 भी ऐसे, सिस्टम 2 भी ऐसे ही काम करता है। वो सब बहुत बहुत मेहनत करता है, पापा उसी काम को फटाफट कर लेते हैं। लेकिन सिस्टम 2 रिंपी मैम उसको धीमे धीमे करती हैं। अल्ट्रासाउंड भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, मैं फटाफट फटाफट करता हूं, वो धीमे धीमे करती हैं, आराम से अच्छे से देख देख के। तो सिस्टम 2 ज्यादा मेहनत करता है, धीमे धीमे काम करता है और जल्दी थक भी जाता है। अरे सुनते हो मेरा सर दुख रहा है,
बीमार होती है ना, मम्मी लोग ज्यादा बीमार पड़ती हैं। सिस्टम 2 ज्यादा थकता है, उसको मेहनत करना पड़ता है। तो जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो पापा चलाते हैं कि मम्मी? किसको किसको लगता है कि सर पहली बार चलाते हैं, हम साइकिल में बैठते हैं, ज़ूज़ करके पहुंच जाते हैं? हाँ, पहली बार तो मम्मी चलाती है बेटा। आप बैठेंगे, ऐसा लगता है 90 साल की उम्र हो गई। हाथ कांपते हैं। हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि पहली बार कर रहे हैं आप। पूरा कैलकुलेशन चलता है। अरे पत्थर की तरफ मत देख, रोड की तरफ देख, लेकिन गड्ढा है, गड्ढा, अरे गड्ढे की तरफ देखेगा तो गड्ढे भी चला जाएगा। ऐसा होता है ना? लेकिन क्या करेगा सिस्टम 2? हर चीज देखता रहता है, कैलकुलेट करता रहता है। और जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार कोई काम कर लेता है सिस्टम 2, और जब उसको पता चल जाता है कि काम कैसे होगा, तब वो उस काम को, उस डिपार्टमेंट को हटा करके कहां देता है? सिस्टम 1 को। भैया अब आसान है, अब सीटी बजती है और साइकिल चलती है। क्लियर? कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा फेसबुक पे, सर गोल कैसे बनाएं, अपना एम कैसे बनाएं? मैंने कहा यार सिंपल एम है, इंग्लिश और मैथ्स, यही 2 चीजें होती हैं, बाकी सब चीजें इसी से आती हैं। मैथ्स मतलब पैसा कमाना है, तुम्हारे पास पैसा आएगा, कितना इंटरेस्ट कहां मिल रहा है, कौन ज्यादा सैलरी दे रहा है, कौन कम सैलरी दे रहा है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें कि पीपीएफ में डालें, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और ये सब चीज के लिए अगर कैलकुलेटर यूज करना पड़े तो इसका मतलब तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो तुम्हारा गोल होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि महान महान लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी में बात बहुत कम करते हैं आजकल। बोलता नहीं सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जब 12th पास कर जाऊंगा उसके बाद मेरा क्या गोल होगा। मैंने कहा तुम्हारा वैसे इंटरेस्ट क्या है? बोलता है सर मैंने तो सोच रखा है मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनूंगा। मैंने कहा क्या क्या बनेगा? एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब पता नहीं क्या बनेगा यार। मैं समझ गया था उसका मतलब। उसका मतलब है कि चांद, सितारे, हवाई जहाज, रॉकेट, साइंटिस्ट बनेगा मतलब। मैंने कहा बेटा ऐसा है नंबर कितने आते हैं क्लास में? सर वो मत पूछिए सर, वो थोड़ा दिक्कत है। ये जो हमारे एम बनते हैं ना, गोल, आप में से आप लोगों का गोल क्या है? आपका गोल क्या है? आईएएस। आईएएस कितने लोग बनना चाहते हैं यहां पे? हाय राम, एक भी आईएएस नहीं निकलेगा? 1 आईएएस, 2 आईएएस। और कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? बाप रे, शहर में मैडम मरीज कम हो जाएंगे। कितने लोग कंप्यूटर्स में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं? गुड गुड। लखीमपुर में डॉक्टरी का ही बोलबाला है। मुझे अब नौकरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर आ रहे हैं। ये जो हमारे गोल बनते हैं, ये कौन बनाता है? सिस्टम 1 की सिस्टम 2? और ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो गोल बनने चाहिए वो कहां से बनने चाहिए? सिस्टम 2 से। वो कैसे होगा सर? हमारे पास 10 मिनट और हैं, मैं भाई साहब को ले आता हूं, ठीक है? एक बहुत खास स्टोरी है, उसके बारे में मुझे आपको पढ़ के सुनाना था, मैंने पहले से तैयारी करके। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसको फिर हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है? इन लेट 1950 a small unknown company had a very big idea. 1950 के दिनों में, आज से करीब कितने साल पहले? 60 साल पहले, सॉरी करीब 60 साल पहले
एक छोटी सी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा आइडिया आया टू ब्रिंग डिस्काउंट रिटेलिंग टू रूरल एंड स्मॉल टाउन एरियाज। वो आइडिया क्या था? सॉरी, ठीक है, आवाज आ रही है? वो आइडिया ये था कि डिस्काउंट रिटेलिंग मतलब वी मार्ट। वी मार्ट देखा है? सस्ते मिलते हैं सामान। किसको किसको लगता है सस्ते मिलते हैं? मैं आपको बताता हूं, सारे सामान सस्ते नहीं मिलते, कुछ कुछ सामान सस्ते मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ये आइडिया क्या है वी मार्ट का, कि सीधे जो बनाने वाले हैं उनसे उठा करके जो खरीदने वाले हैं उनको बेच दो। जो बाकी जो दुकानदार हैं आपके खपड़ेल मार्केट में या मेन रोड पे, वो क्या करते हैं? बनाने वाले बेचते हैं होलसेलर को, होलसेलर बेचते हैं रिटेलर को, और फिर वो जाके लखनऊ से खरीद के लाते हैं। तो उसमें मार्जिन बढ़ते जाता है, कमीशन बढ़ते जाता है। तो इस चीज को खत्म कर दो, ये आइडिया है। ये बहुत बड़ा आइडिया था। और वो कंपनी, जो छोटी सी कंपनी थी, became one of the first companies to bet its future on this concept, and it built a substantial early lead by adopting everyday low prices for everything, not just specific lure the customer items। और इसने शुरुआत में 1950 में ही कंपनी ने बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा दिया, पैसा लगा दिया इसी को डेवलप करने में। और ऐसा नहीं था कि कुछ कुछ सामान में सस्ता और बाकी सब सामान महंगा, ऐसा नहीं, सारे सामान सस्ते होने चाहिए, चीनी से लेकर, कपड़ा से लेकर, फ्रिज से लेकर, एवरीथिंग। Its visionary leader created an ethos of partnership with his people, engineered sophisticated information system, and cultivated a performance-driven culture. With store manager reviewing weekly scorecard at 5 AM, उसने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि उसके एम्प्लॉइज हर रोज डिस्कस करते थे कौन सा आइटम कहां से सस्ता मिल सकता है और उसको कितने सस्ते में बेच सकते हैं, हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़े और लोगों को कैसे सस्ता सामान मिले। और खाली ऐसा नहीं, सुबह 5 बजे उठ करके उनके एम्प्लॉइज डिस्कस करते थे इस चीज को। 5 बजे डॉक्टर्स भी नहीं उठते मरीजों को देखने के लिए, आलस आता है, बट उसने ऐसा कल्चर बना दिया था कि लोग करते थे ऐसा काम। Not only did the company decimate Main Street store in small town, it also learned how to beat the primary competitor Kmart, the head-to-head competition। खाली ऐसा नहीं था कि वी मार्ट के आने से पता है क्या हुआ है आपके शहर में? सारे जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उसमें कस्टमर कम हो गए, मालूम है आपको? पहले दिन वी मार्ट की सेल पता है कितनी थी? फर्स्ट डे 28 लाख, और एवरेज दिन करीब 5 से 7 लाख रुपए कमाते हैं। छुट्टियों के दिन वही फिर से 25-30 लाख रुपए हो जाती है। ये सब पहले कहां जाते थे? बाकी दुकानों में जाते थे, साहू में, जायसवाल में, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सब अब वी मार्ट में जा रहे हैं। मैंने खुद अभी उसमें से कल एक जूता खरीदा है। और ऐसा नहीं कि वहां पर क्यों मैं ऐसे चला गया, पहले मैं एक मेन रोड पर गया, उसमें एक जूता मैंने देखा, वो करीब 700 रुपए का था। फिर तब तक से मेरे एक दोस्त ने बोला, अरे सर वी मार्ट में देख के आए? मैंने कहा चलो। वहां गए, वही जूता वहां पर 500 का मिला, रादर 400 का मिला, 399 का। हमने खरीद लिया। तो बोलता है इस कंपनी ने खाली बड़े बड़े दुकानों को या छोटे छोटे दुकानों को खत्म नहीं कर दिया, उसने एक बहुत बड़ी ब्रांड थी, उसका नाम था के मार्ट। जैसे वी मार्ट है, उसका नाम था के मार्ट, वो सबसे बड़ी दुकान थी उस समय, उसको भी खत्म कर दिया। जिसने भी उस कंपनी में every dollar invested in its stock at the start of 1970 and held through 1985 grew more than 6,000 times। अगर आपने 1,000 रुपए 70 में लगाया हो उस कंपनी में, तो 15 साल बाद पता है वो 1,000 रुपए कितना बन गया? 6,000 गुना। कितना हो गया? 1,000 इंटू 6,000, यस, हाँ, कितना? 60 lakhs। इस कंपनी का अगर आपने शेयर खरीदा हो केवल 1,000 रुपए का और उसको रखा हो, तो 15 साल में आप लखपति हो जाएंगे। बोलता है सो आप बताइए कौन सी कंपनी है वो? आपने सुना है किसी कंपनी का नाम इस तरह की? दुनिया में सबसे बड़ी पता है कौन सी कंपनी है रिटेलिंग में? वॉलमार्ट का नाम सुना है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर इंडिया में आने से रोक रही है। उनका कहना है, गवर्नमेंट का और बाकी लोगों का, कि अगर वॉलमार्ट जैसी कंपनी इंडिया में आ गई तो रिलायंस, बिग बाजार, इस तरह की कंपनियां सब डूब जाएंगी। तो बोलता है अगर आपने वॉलमार्ट का नाम गेस किया है तो बहुत अच्छा गेस है, लेकिन गलत।
वॉलमार्ट नहीं थी। उस कंपनी का नाम था एमएस डिपार्टमेंट स्टोर। क्या नाम था? बोलता है एमएस ने 1958 में चालू किया था और वॉलमार्ट ने उसके 4 साल बाद चालू किया था। और करीब 73 तक दोनों के कंपटीशन चलती रही। लेकिन 1986 में वॉलमार्ट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा और 2008 में इस समय वॉलमार्ट दुनिया की बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। उसका एनुअल रेवेन्यू पता है कितना है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स। उसके पास कितना पैसा होगा? 70 अरब डॉलर, $70 बिलियन। 70 अरब डॉलर। इंडिया के सबसे अमीर आदमी कौन है इस समय? अंबानी। उनके पास कितना है? तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर। इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है $380 बिलियन। तो बोलता है वॉलमार्ट इस समय $380 बिलियन और दुनिया की पहली कंपनी है जिसने अमेरिका को, बिलियन के बाद पता है क्या आता है? ट्रिलियन, टी से, TRILLION, $1 ट्रिलियन कमा के दिया। और एमएस डिपार्टमेंट स्टोर जो से 4 साल पहले शुरू हुई थी, वो कितना कमाई? आज की डेट में वो कितना कमा रही होगी? कोई गेस? कितना कमा रही होगी? साहब वो मार्केट में नहीं है, खत्म हो चुकी है, उसका दिवालिया घोषित हो चुका है। इट्स फिनिश्ड। इन्होंने कहा है व्हाट हैपेंड? वॉलमार्ट और इसमें क्या डिफरेंस था? क्यों वॉलमार्ट सेम आइडिया को लेकर के दुनिया के सबसे अमीर आदमी कंपनी बन गई और एमएस ने सेम आइडिया को लिया और खत्म हो गई? इसका आंसर आपको आगे आएगा, उसको कवर करेंगे, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? वॉल्टन, वॉलमार्ट के जो जिन्होंने शुरुआत किया था उसका नाम था सैम वॉल्टन। क्या नाम था? सैम वॉल्टन के अंदर 2 चीजें थी जो मानी जाती हैं कि उनका स्पेशल है। एक डीप ह्यूमिलिटी। डीप ह्यूमिलिटी क्या होती है? एक तरह की बीमारी होती है। तुम्हें नहीं आता ये सब चीज? सर नहीं आता सर, कोशिश करेंगे सर। जाओ बर्तन मांजो। ठीक है सर। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। ह्यूमिलिटी मतलब बहसबाजी नहीं करना। ह्यूमिलिटी मतलब अपने दिमाग को अपने गोल पर रखना और अपना टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करना। जहां पर भी आपको लग रहा है कि बहस हो रही है, वहां से अपना दिमाग हटाकर केवल और केवल काम पर। आपको पढ़ाई करनी है और मम्मी बोल रही बर्तन मांजो, उसमें बहस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। कितने बर्तन है मम्मी? 25 हैं। ठीक है, हो जाएंगे। जाओ बर्तन मांजकर मुंह हाथ धोकर फिर बैठ जाओ। बहस करोगे, आधे घंटे जाएगा, उसके बाद बर्तन मांजने पड़ेंगे। हो सकता है आपके पापा बड़े अच्छे हैं, वो मम्मी को हरा दें। नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी, वो आईएएस बनेगी। आईएएस कर दोगे तो 30 लाख रुपए देना पड़ेगा वो शादी में दहेज। बहसबाजी होगी, पापा जिता देंगे, लेकिन मम्मी को दुश्मन बना के कब तक जियोगे? सही बात है ना? तो डीप ह्यूमिलिटी मतलब गहरी विनम्रता। खाली विनम्रता भी नहीं, वो दिखाने वाली नहीं, मेरी मम्मी प्लीज प्लीज, ये तो दिखावटी विनम्रता होती है, वो उतर जाती है किस दिन में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग ओरिएंटेशन। लर्निंग मतलब सीखना, ओरिएंटेशन मतलब झुकाव, सीखने की तरफ झुकाव। ये वर्टन के अंदर थी तो ठीक है, थोड़ा समझिए। 1980 में कुछ ब्राजील मतलब जो अमेरिका है वो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील नीचे है, साउथ अमेरिका में। तो ब्राजील के कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत पैसा था, वो लोग रिटेलिंग चालू करना चाहते थे। क्या चालू करना चाहते थे वो? क्या? यही, सस्ते सामान बेचो। तो वो लोग उन्होंने दुनिया के टॉप 10, अमेरिका के जो टॉप 10 रिटेलर्स थे उनको चिट्ठी लिखी, सीईओज को, बड़े बड़े मालिकों को, कि हमको अपने पास बुलाइए और हम पैसा खर्च करेंगे, हमको आप सिखाइए, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। उन 10 में से 9 ने तो उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। क्यों भाई, हम अपना बिजनेस आपको क्यों सिखाएं? हम अपना बिजनेस आपको सिखा दें
आप कमाए, हम हमारा घाटा हो। लेकिन एक बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया। कौन था वो? हाँ, कौन था? सैम वॉल्टन। और जब ब्राजील लोग बॉन्टनविले आर्कानसास में उतरे अपने हवाई जहाज में से, तो वहां पर एक बूढ़ा सा सफेद बालों वाला आदमी उनसे बोलता है, कैन आई हेल्प यू? बोलता है, तो उन्होंने बोला, यस वी आर लुकिंग फॉर सैम वॉल्टन। हम किसको खोज रहे हैं? बोलता है, मैं ही हूं। वो आदमी उस समय, उसकी कीमत रही होगी करीब इनके बराबर, मुकेश अंबानी के बराबर। और हवाई जहाज में इन बिजनेसमैन को खुद लेने गया था। और उसके बाद उनको लेकर गया अपनी पिकअप ट्रक में, मर्सिडीज में नहीं गया था वो, पिकअप ट्रक जिसमें सामान लगता लगता है वो। और इन लोगों को लिखा है, he led them to his pickup truck and the Brazilians piled in alongside Sam's dog Olroy। piled मतलब ठूस के बिठा दिया। 3 4 5 लोग थे, जगह कम थी। और किसके से बगल में? उनका कुत्ता भी साथ में बैठा हुआ था, उसका नाम था ऑलरॉय। Over next few days, Walton barraged the Brazilians with question after question about country, retailing the Latin American and so on, and often while standing in the kitchen sink washing and drying dishes after dinner। अगले 4 5 दिनों तक ब्राजीलियंस क्या करते रह गए पता है? ये बर्तन मांजते, खाना वाना खाने के बाद बर्तन मांजने का इनका खुद का शौक था। बर्तन मांजना, उनको पोंछना, ये सब काम करते करते सैम वॉल्टन उनसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो इनको समझ में आया कि ये बंदे ने मुझे सिखाने के लिए नहीं बुलाया है, हम लोगों से अमेरिका के बारे में, अपने देश के बारे में सीखने के लिए बुलाया है। मुझे लगा यार बात तो सही है यार। जो आदमी अरबपति हो चुका है, जिसके पास $1 बिलियन हो चुके हैं, उसको सीखने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या जरूरत है। ये चीज मेरे पिताजी ने मुझसे कही कि बेटा पता है, पता नहीं क्यों हम लोग का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। एक दिन मैंने पापा से कहा, पापा ये किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, आप पढ़ेंगे? अरे यार छोड़ो, जाने दो, अब पढ़ाई की उम्र खत्म हो गई। जीनियस, टॉपर स्कूल में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नंबर लाने हैं। आप भी पढ़ते होंगे ना, क्यों पढ़ते हैं? नंबर लाने हैं। वो है, जरूरी है, उसमें कोई इनकार नहीं है। खाना खाना है, क्यों? ताकि मोटे हो जाएं। लेकिन अगर खाना खाएंगे मोटे होने के लिए, फिर आप असल में मोटे हो जाएंगे, फिर मोटापा आपकी बीमारी हो जाएगी। खाना क्यों खाना है? स्वस्थ रहने के लिए। एक आदमी चिल्ला रहा था नदी में, बचाओ 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 बचाओ। तो दूसरे आदमी ने उसको साथ में देखा था जब वो कूदा था नदी में। असल में वो कूदा था, एक कंबल बड़ा सुंदर सा नदी में बहता जा रहा था। तो इसने भी सोचा था मैं कूद के ले लूं, लेकिन इससे पहले वो कूद गया और डूबने लगा। तो ये बोलता है, भैया छोड़ दे कंबल, इतनी भी क्या मारा मारी, दूसरा कंबल लेना, जान से भी प्यारी है। बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो यार, कंबल नहीं है, भालू है ये। नहीं समझे? वो कंबल नहीं था, भालू था। बोलता है, अब कंबल ने मुझे नहीं पकड़ा है, भालू ने मुझे पकड़ लिया है। जब आप पढ़ाई करेंगे और केवल नंबर के लिए पढ़ेंगे, तो शायद नंबर आपके आ जाए, शायद ना आए। बहुत बार ऐसा होता है, आप नंबर के लिए पढ़ते हैं, नंबर आते हैं, नंबर भी नहीं आते सर। लेकिन अगर आप जानने के लिए पढ़ेंगे, तो नंबर तो आएंगे आएंगे। और जानने में मैं एक चीज आपको खाली ऐड कर दूं, आज जो नई चीज है मैंने सुख खोजी है। जानना मतलब सर आज क्या सीखा हम लोगों ने? सर सिस्टम 1 के बारे में सीखा, सिस्टम 2 के बारे में सीखा, और कंपनी कैसे खत्म होती है ये सीखा। और अगर ऐसे आपको हवा में देख करके बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप जाने नहीं। जानना मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचानना। पहचानना समझते हैं? तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो मिलती है शाहरुख खान से, लेकिन तुमको मैंने देखा है, तुम 4 महीने पहले हमारे स्कूल में आए थे, कंप्यूटर लेकर आए थे। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। जैसे इस किताब को आप कैसे पहचानेंगे? किसी इकोनॉमिस्ट ने लिखी है, कोई पैसे रुपए वाले ने लिखा है, कुछ अच्छी चीज लिखी है। ये काली रंग की बुक है, इसमें कंपनी के बारे में कुछ लिखा हुआ है।
ये चीजें भूलती नहीं है, पहचानी हुई चीज भूलती नहीं है। नाम भूल जाता है लेकिन शक्ल ज्यादा समय तक याद रहती है। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ें, उसको बंद करके देखें कि ये बोल क्या रहा है। पढ़ लेते हैं हम लोग, पूरा का पूरा टॉपिक याद कर लेते हैं, लेकिन पूछे भैया एक लाइन में बता दो क्या बोल रहा है, एक लाइन में इसका आंसर नहीं है सर। ऐसे एक लाइन में अगर ये मुझसे बोले, एक लाइन में बताइए सर आप क्या बता रहे थे, सैम वॉल्टर ने क्या सिखाया है? सैम वॉल्टर ने सिखाया अगर भैया विनम्रता नहीं है तो लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन्होंने एक लाइन में क्या बताया है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन फटाफट मत लो, टाइम लगाओ। गोल क्या बनना है? डॉक्टर बनेंगे सर। क्यों? हमारे चाचा जी के नाना जी डॉक्टर थे। वो सिस्टम 1 है। तो एक लाइन में अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस फटाफट मत लीजिए, ये एक लाइन में है। तो अगर एक लाइन में आप अपनी समरी नहीं दे सकते, इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ाई की है वो नंबर के लिए पढ़ाई की है और बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, नौकरी वोकरी पा जाएंगे, गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी तो घूस भी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट नौकरी किस लिए होती है? घूस लेने के लिए, है ना? कोई क्वेश्चन है आपके पास? ठीक है। मेरा नाम और नंबर मैम के पास रहेगा, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे घर पे आ सकते हैं। वहां हम लोग की कोचिंग वगैरह चलती है शाम को, आप लोग इनवाइटेड है, फ्री में अटेंड करने के लिए भी इनवाइटेड है। शुरू बार 2, 4, 10, 15, 20, 25 जितनी बार आप फ्री में अटेंड करना चाहें आप इनवाइटेड है, वहां पर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।